नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एससी रिजर्वेशन के बारे में। दरअसल जो बात होगी वह मुख्य रूप से होगी एससी रिजर्वेशन के अंदर सब कैटेगराइजेशन के बारे में। तो अभी बीते दिनों की ही बात है, हम लोग ठीक से बिहार रिजर्वेशन का जो विषय चल रहा था उससे उबर भी नहीं पाए, है ना। बहुत सारे लोगों ने कहा कि गलत कर रही है बिहार सरकार, बहुत लोगों ने कहा कि अच्छा भी कर रही है। चलिए वो बात अलग है, लेकिन आज की हमारी जो न्यूज़ है वह न्यूज़ जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। तो देखिए क्या हुआ कि अभी आप सभी को पता है कि भारत में राजनीतिक माहौल बना हुआ है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इसी दौरान तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कह दी। इन्होंने बात कही कि देखिए तेलंगाना राज्य के अंदर एक लंबी समस्या बनी हुई है कि एससी जो हमारे पास में कैटेगरीज हैं अब उसको सब कैटेगराइज भी किया जाए। यानी कि एससी लोगों में हम यह पहचानेंगे कि आप एससी तो हैं, लेकिन कौन ज़्यादा पिछड़ा है और कौन कम पिछड़ा है इस बात का निर्धारण किया जाएगा। तो यह वह वहाँ पे वादा करके आ गए हैं कि उपवर्गीकरण के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इससे संबंधित अनेक पक्ष अब हम लोग के सामने आ गए हैं कि उपवर्गीकरण का दरअसल मतलब क्या है, इसके संबंधित तर्क क्या क्या है, हमारे देश में व्यवस्था क्या है, और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप एससी के अंदर भी सब कैटेगरी बना दें। जैसे कि बिहार का एग्जांपल लेते हैं। बिहार में आप लोगों ने एक खास चीज़ देखी होगी, जब मैं पढ़ाया था एक कैटेगरी थी वहाँ पे ओबीसी, जिसको हम लोग कह रहे थे अन्य पिछड़ा वर्ग। वहीं दूसरी कैटेगरी थी वहाँ पे ईबीसी, यानी कि अति पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक काम करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जो महत्वपूर्ण आयामों को समाये हुए और हर एक बात को समझना जरूरी है। हालांकि एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, देखिए प्री में कुछ इस प्रकार का प्रश्न आएगा, महत्वपूर्ण है अपने आप में, तो आप लोग यदि जानते हो तो आंसर, कुछ नहीं बस कमेंट कर देना है आराम से, है ना। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आप में से कितने लोग सही बात पहले से जानते थे, और नहीं जानते तो समस्या नहीं है, सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना है, आप हर एक बात जान समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी स्थिति क्या है, ऐसा माना जा रहा है कि तेलंगाना में मोदी जी की जो यह घोषणा है मुख्य रूप से मडिगा समुदाय से संबंधित है। मडिगा समुदाय तेलंगाना का एक ऐसा समुदाय है जो खुद को मानता है कि सरकार ने एससी लोगों के लिए योजनाएं बनाई, एससी लोगों को लाभ दिए, लेकिन हम वो लोग हैं जो उन लाभों को भी नहीं ले पाए। रीज़न क्या है कि हम एससी के अंदर भी बहुत अधिक पिछड़े हैं अभी, और हमें एससी लोगों की बराबरी करने में ही बहुत अधिक समय लगेगा। जब तक हम उनकी बराबरी करेंगे और वो लोग और अधिक आगे निकल जाएंगे तो हम बाकी सब की बराबरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हमें सब कैटेगराइज करते हुए कुछ विशेष अधिकार दिए जाएं, जिसके तहत हम लोग अपना अलग से एक विकास सुनिश्चित कर लें। क्लियर है इतनी बात सभी को। तो मुख्य मुद्दा यही माना जा रहा है कि मडिगा समुदाय के लिए इन्होंने बात कही, लेकिन ये बात नई नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब पहली बार मुद्दा उठा हो कि सब कैटेगराइज किया जाए एससी को। पहले से लंबी कहानी है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, आयोग भी बने हैं, और जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसने भी अपनी अलग अलग कुछ बातें प्रस्तुत की हैं। हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने भी कुछ खास बातें प्रस्तुत की। हर एक को समझते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि जितने लोग चाहते हैं कि सब कैटेगराइजेशन हो एससी के अंदर, तो उन लोग के तर्क क्या है, यानी कि वो क्या क्या रीज़न मानते हैं जिस वजह से ये होना चाहिए। क्योंकि अगर कभी भी आप लोग के सामने क्वेश्चन आएगा तो तर्क जरूर पूछेगा कि सब कैटेगराइजेशन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो देखिए उस स्थिति में को क्या बताना है कि जो एससी लोग हैं वो खुद ये बात मानते हैं कि देखिए एससी कास्ट के अंदर भी जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उन सभी लोगों के बीच भी अनेक असमानताएं हैं। ठीक है, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो डिवीजन है वो कैसा है, अनरिजर्व्ड, उसके बाद हम लोग जनरली देखते हैं कि ओबीसी होता है। हालांकि बीच में आजकल एक और कैटेगरी आ गई है जिसको हम लोग ईडब्ल्यूएस कहते हैं, ये जनरल लोगों में से ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद एससी आते हैं, फिर उसके बाद में एसटी आते हैं। जनरली इसी प्रकार का आरक्षण रहता है हमारे देश के अंदर, है ना, यही व्यवस्था है। अब आप मानते हैं कि ये वो लोग हैं जो मुख्य रूप से सशक्त हैं, पिछड़े नहीं हैं, अपने आप में संपन्न हैं, इनको किसी प्रकार के सहारे की या सहायता की जरूरत नहीं है। हालांकि मान लिया अनरिजर्व में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए और उनको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है। चलिए ठीक है, उनके लिए हमने 10% आरक्षण कर दिया आर्थिक आधार पर अलग। क्लियर बात। अब उसके अलावा जातिगत आधार पर ओबीसी आरक्षण बना दिया गया है, जो मुख्य रूप से 27% चलता है हमारे देश में। एससी लोगों के लिए हमने 15% निर्धारित किया हुआ है, वहीं एसटी लोगों के लिए जो है कोड वह 7% का है। यही तो जर्नल है ना हमारे देश में। अब आपने माना कि यह सबसे कम पिछड़ा यानी कि समृद्ध है, समृद्ध के बाद में कम समृद्ध,
पिछड़े, बहुत अधिक पिछड़े हो गए, ठीक है। पर ये लोग कह रहे हैं कि आपने हमें कैटेगराइज कर दिया, बट इनके अंदर भी जो अलग अलग कैटेगरी है उनमें भी तो अंतर है, उस अंतर को भी समझिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अधिक पिछड़े हैं और कुछ यहाँ भी समृद्ध हैं। अब क्या किया जाए, जो समृद्ध लोग हैं सारा लाभ वही लिए जा रहे हैं, जितनी सरकारी योजनाएं आ रही हैं वो लाभ उठाए जा रहे हैं, और वास्तव में यहाँ पर जो निचला तबका है ना, उस तक योजनाएं और लाभ नहीं पहुंच रहा है। जरूरी है इसके लिए कुछ किया जाए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि समुदाय के अंदर जो अलग अलग समुदाय हैं उन सभी में भी अनेक असमानताएं विद्यमान हैं, उन सभी तक बुनियादी सुविधाएं जो हैं वह नहीं पहुंच पा रही हैं। वहीं देखने वाली बात यह है कि केवल कुछ ही समुदाय लाभान्वित हो रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी तक सरकारी योजनाओं से या आरक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं उन सबसे अछूते हैं। और इन्हीं सब तर्कों को देते हुए कहा जाता है कि आप शेड्यूल कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन कर दीजिए। और ये बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग आज बात एससी के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने जो बात कही वो एससी लोगों के लिए कही, लेकिन यह बात हमेशा से उठती आई है कि ओबीसी लोगों के अंदर भी जरूरत है सब कैटेगराइजेशन की और एसटी लोगों के अंदर भी जरूरत है सब कैटेगराइजेशन की, क्योंकि आप किसी को एक प्रॉपर क्लास में बांध सकते हैं, लेकिन जो अलग अलग जातियां अलग अलग लोग हैं ना, उनमें भी बहुत अधिक आर्थिक विषमताएं हैं जिसको बराबर करने की आवश्यकता है, ऐसा तर्क दिया जाता है हमारे विशेषज्ञों के द्वारा। आप लोग का क्या कहना है इस तर्कों पे? आप लोग मुझे बिल्कुल आपकी और हमारी बात के लिए ही तो ये कमेंट बॉक्स दिया है, हालांकि आप लोग लाइक नहीं करते। संस्कृति आईएएस की टीम इतनी मेहनत करती है उसके बावजूद भी। तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने व्यूज बताइए कि आपका क्या मानना है इन तर्कों के लिए। चलिए अब तक हम ये समझते हैं कि देश में क्या विवाद रहे और क्या क्या स्थिति रही आरक्षण को लेकर के, या आरक्षण की जो स्थिति है एससी लोगों की उसमें सब कैटेगराइजेशन को लेकर के। तो देखिए पिछले 2 दशकों की अगर हम बात करें तो पिछले 20 वर्षों के अंदर हमने देखा कि कई राज्यों ने इनिशिएटिव लिया, जिनमें पंजाब शामिल है, बिहार भी शामिल है और तमिलनाडु भी शामिल है। बिहार में तो ओबीसी के लिए हो भी गया, ओबीसी ईबीसी, बट एससी लोगों के लिए नहीं है। पंजाब ने भी निर्णय लिया और तमिलनाडु ने भी निर्णय लिया, लेकिन इनका जो प्रयास था ना ये एससी लोगों को सब कैटेगराइज करने का, ये सफल नहीं हो पाया, ठीक है। क्योंकि इन्होंने प्रयास किया लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थांबा जरूरत नहीं है इस तरफ आने की, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप में ठीक नहीं है। और मामला आज तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है और कोई भी रूप अंतिम नहीं ले पाया यहाँ पर। क्लियर है बात? लेकिन कहानी शुरू कहाँ से हुई? आधार तो पता लग गए, पर कभी तो कहानी शुरू हुई होगी ना। तो देखिए कहानी शुरू होती है हमारे देश में 1996 में। यह कहानी शुरू करता है आंध्र प्रदेश राज्य। तो आंध्र प्रदेश चाहता था शुरुआत से ही कि हमारे यहाँ पर सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए शेड्यूल कास्ट लोगों का, क्योंकि बहुत लोग शेड्यूल कास्ट के अंदर ऐसे हैं जो अधिक पिछड़े हैं, कुछ लोग समृद्ध हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1996 में एक आयोग बना दिया। इस आयोग को संभाला गया था न्यायमूर्ति रामचंद्र राजू जी के द्वारा। चलिए ये हो गए यहाँ पर मुख्य व्यक्ति। इन्होंने हर एक स्थिति को समझा जाना, बहुत सारी रिसर्च की, अंत में इन्होंने कहा कि जरूरी है कि एससी लोगों को सब कैटेगराइज किया जाए। रीजन वही, कुछ समृद्ध कुछ पिछड़े। चलिए, लेकिन इन्होंने अपनी बात को कहते हुए साफ साफ कहा कि देखिए आप कैटेगराइजेशन करेंगे, लेकिन जरूरी है कि जो अधिक पिछड़े लोग हैं उनको लाभ दिया जाए, क्योंकि यदि फिर सब लाभ ले गए तो ये लोग पिछड़े रह जाएंगे। वहीं इन्होंने कहा कि अब तक की जो स्थिति है वह यही है कि ये जो लोग हैं तुलनात्मक रूप से कम प्रतिनिधित्व में हैं, और यदि आप इनके लिए सब कैटेगराइजेशन की व्यवस्था करते भी हैं तो ये लोग पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो खुद को अधिक पिछड़ा मानते हैं या अधिक पिछड़े वास्तविक रूप से हैं। लेकिन इन्होंने समर्थन तो दे दिया था कि ऐसा किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इनकी इसी बात को अलग अलग राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया। आयोग बनते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं तो लोग समझते हैं कि आप कुछ कह रहे हैं। वही काम यहाँ हुआ। जैसे ही इन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है सब कैटेगराइजेशन, अलग अलग राज्य सरकारें फिर तैयार हो गई कि हाँ जी अब हम अपने यहाँ पर इसी प्रकार से रिजर्वेशन को सिस्टम बनाएंगे। रिजर्वेशन सिस्टम क्यों बनाना है? क्योंकि भारत का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, आरक्षण का मुद्दा ना एक अलग वोट बैंक को सिक्योर किए हुए है आज भी। और राजनीतिक पार्टियां यह सोचती है कि अगर हम इस तरफ आरक्षण की सोचेंगे हमें वोट अधिक मिलेगा, और यह जो तबका है या ये जो समुदाय है सोचेगा कि हम इसके हितैषी हैं, क्या परेशानी है, दे देते हैं, हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है। इस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था आज तक हमारे देश में लगातार चली आ रही है। और एससी लोग हो गए, एसटी लोग हो गए, इनमें वो लोग भी लाभ उठा जा रहे हैं जो पूरी तरह से समृद्ध हैं अपने आप में। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो जब आयोग ने कहा कि हो सकता है, राज्य सरकारें आगे आ गई और कार्यक्रम शुरू हो गया। जैसे ही अलग अलग राज्य सरकारों ने व्यवस्था करनी शुरू कर दी तो बीच में आ गया भाई सुप्रीम कोर्ट।
देखो हमेशा ऐसी होता है कि अगर मेरा फायदा होगा तो मैं कहूँगा कि सब अच्छा अच्छा है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मुझे दिखेगा कि सरकार किसी और को लाभ दे रही है, मुझे नहीं दे रही, तो मैं कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन तो उठाऊंगा। स्वाभाविक है ना। ठीक वही स्थिति है यहाँ पर। जिस समय शेड्यूल कास्ट को सब कैटेगराइज किया जा रहा था तो उसी वजह से एक याचिका पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला देखा, संविधान को समझा, सामाजिक स्थिति को समझा, आर्थिक स्थिति को समझा और पूरे शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी है इसको समझा और एक जजमेंट दिया वर्ष 2004 में। इन्होंने कहा कि देखिए, जब कभी भी सब कैटेगराइजेशन की बात आएगी तो इसमें राज्य के पास पूरे अधिकार नहीं हैं। क्यों कहा? क्योंकि संविधान ऐसा कहता है। संविधान का अनुच्छेद 341 कहता है कि अगर कभी भी किसी समुदाय को एससी के रूप में माना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, तो यह काम अंतिम सहमति राष्ट्रपति से लेगा, केंद्र सरकार इसके लिए काम करेगी। तो इन्होंने कहा कि यह जो काम आप कर रहे हैं ना, आयोग की बात सुन करके, आप किस लेवल पे कर रहे हैं? स्टेट लेवल पर कर रहे हैं, चाहे पंजाब राज्य हो, चाहे बिहार राज्य हो, या फिर हम बात करें आंध्र प्रदेश की। आप स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं। आपको क्या करना है? स्टेट लेवल पे नहीं करना, आपको समझना है कि हमारा सेंटर क्या कहता है, उसके अनुरूप आपको चलना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अनुच्छेद 341 की स्थिति को समझिए और इसके अनुरूप चलिए। तो यहाँ पर तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि एक छत्र अधिकार राज्यों के पास नहीं है। तो जो इनका प्रोसेस शुरू हुआ था वो कहाँ रुक गया करके? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। हालांकि जो पंजाब वाला मामला था, पंजाब सरकार ने एक्शन लिया और पंजाब सरकार का मामला जब न्यायालय में गया तो यह घटना थी 2020 की। इस समय 5 जजों की एक बेंच बैठी हुई थी जिसको हेड कर रहे थे न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा साहब। और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा साहब ने वर्ष 2020 में एक जजमेंट दिया। जजमेंट देते हुए इन्होंने कह दिया कि जी बिल्कुल ठीक है, संभव है और आप इस प्रकार से सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, कोर्ट ही कोर्ट की बात को काट दे रहा है, न्यायालय की कही गई बात को न्यायालय में ही अस्वीकार कर दिया। 2004 में कहा कि नहीं, आप नहीं दे सकते, वहीं 2020 में कहा कि कर सकते हैं। अब देखिए, दोनों जगह पर आधार अलग अलग थे, तर्क अलग अलग थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में जजमेंट दिया, आधार बनाया अनुच्छेद 341 को और उसके अनुरूप कहा कि पावर तो सेंटर के पास है। लेकिन जब वर्ष 2020 में अरुण मिश्रा साहब ने बेंच को हेड करते हुए जजमेंट दिया तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप सिर्फ सब कैटेगराइजेशन तो कर रहे हैं, लेकिन किसका कर रहे हैं? जो लोग ऑलरेडी एससी के रूप में स्वीकार कर लिए जा चुके हैं। अब मान लीजिए एससी के तहत हमारे पास में 10 अलग अलग समुदाय हैं, तो ये जो 10 अलग अलग समुदाय हैं, मान लीजिए आप यह मानते हैं कि इनमें से 3 अधिक पिछड़े हैं, 7 समृद्धि की स्थिति में है, लेकिन आप इनको एक अलग कोटा या कैटेगरी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो आप कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी या जो संविधान के तहत लिखे थे कुछ हेर फेर किया। आप सिर्फ इतना कर रहे हैं कि यह अधिक और ये कम, इतना मान रहे हैं। तो यहाँ जो अरुण मिश्रा साहब थे, इन्होंने कहा कि कोई हेरफेर नहीं हो रहा है, आप संविधान से नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं, सिर्फ आप अपने यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, कुछ नई परिभाषा दे रहे हैं, तो छेड़छाड़ नहीं है, इसलिए सब कैटेगराइजेशन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो सुप्रीम कोर्ट का अलग तर्क था, 2020 में जो स्थिति थी है अलग आई थी। इतना क्लियर है आप लोग को? चलिए, तो इसी के साथ साथ आपको अब यह भी समझना है कि सरकार क्या कहती है। अभी तक हमने देखा कि सरकार ने इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटिव लेने के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोका। हालांकि पंजाब के पक्ष में फैसला आया 2020 में और यहाँ पर हाई कोर्ट ने माना कि चीज़ें ठीक है। चलिए, अब सरकार क्या कहती है वो समझिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला कब रोका था? सुप्रीम कोर्ट ने मामला रोका 2004 में अपना जजमेंट देते हुए कि अनुच्छेद 341 इजाजत नहीं देता राज्यों को, सेंटर को इजाजत देता है। अब जैसे ही मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि चलिए एक बार समझते हैं। तो मदद किससे लेंगे? चलते हैं अपनी लॉ मिनिस्ट्री के पास में। तो जी ये पहुंच गए लॉ मिनिस्ट्री के पास। इन्होंने मीटिंग बैठाई और मीटिंग बैठाने के बाद में सारे बातचीत इन्होंने की और निष्कर्ष निकाला। तो निष्कर्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? कोर्ट में सरकार की तरफ से कौन प्रस्तुत होता है जानते हैं? तो कमेंट कीजिए, सिंपल है, आपके लिए अवेलेबल है। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल साहब ने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि जी संभव है, सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। ऐसा इन्होंने क्यों बताया? क्योंकि इनको बताया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से जो बातचीत हुई थी उन सब के द्वारा
कि जी संभव है एससी लोगों को भी सब कैटेगराइज किया जा सकता है, लेकिन कैसे? ज़रूरी है कि भाई पहले हमारे पास में कुछ निर्विवाद प्रमाण हो, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे आधार होने चाहिए जिन आधारों के अनुरूप हम कहें कि कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो है हमारे पास में या जो समुदाय हमारे पास में, वो समुदाय बाकियों से अधिक पिछड़ा हुआ है। क्या ऐसा कोई आधार है? यदि ऐसा आधार है तो आप बिल्कुल कीजिए, हाँ, कोई मना नहीं कर रहा आपको, ठीक है। वहीं इन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति के लिए आपको ज़रूरी होगा कि आप संवैधानिक संशोधन भी कर लें। हालांकि 2020 में उस स्थिति को मना कर दिया गया था। इन्होंने कहा कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं 2005 की कर रहे हैं। क्लियर है बात? 2004 में जजमेंट, 2005 में इनके द्वारा ये सब बातें प्रस्तुत की गई। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो आपके पास कोई आधार होना चाहिए प्रॉपर, वहीं उस आधार के लिए आप क्या करेंगे? अमेंडमेंट कर देंगे। कहाँ पर? आर्टिकल 341 में, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में कौन कौन से मार्ग बच गए? यानी कि अब तक की इस पूरी डिबेट से हमें क्या पता लगता है कि हमारे देश में शेड्यूल कास्ट को सब कैटेगराइज तो किया जा सकता है, और उसी वजह से मोदी जी भी बोला है तेलंगाना में जी करके दिखाएंगे अब की बार आपके यहाँ पर। क्लियर है बात? तो अब उससे संबंधित जो डिबेट थी वो आपको क्लियर हो गई, लेकिन कैसे करना है जरा स्थिति समझ लीजिए। तो देखिए, अब तक की स्थिति यह है कि अनुच्छेद 341 माना जाता था कि इसके अंदर संशोधन करके सब काम हो सकता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से जो हमारी शेड्यूल कास्ट लिस्ट है उससे जुड़ा हुआ है। वहीं इसके साथ साथ इन्होंने एक राष्ट्रीय आयोग भी बना दिया। जिस समय बातचीत सामने आई थी कि भाई ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो उसकी वजह से इन्होंने एक राष्ट्रीय आयोग बनाया और राष्ट्रीय आयोग से पूछा कि हाउ करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो दो बात सामने आ गई, एक तरफ राष्ट्रीय आयोग बना, वहीं कैबिनेट ने कहा कि अनुच्छेद 341 के अनुरूप आप कर सकते हैं। देखिए, ये बात तो वो थी जो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था या गवर्नमेंट ने जो काम सोचे। वहीं दूसरी तरफ हमारे कुछ आयोग हैं, जैसे कि एक है हमारे पास में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, है ना। तो जो हमारा यह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, तो उस स्थिति में क्या समझना है आपको कि नेशनल कमीशन और शेड्यूल कास्ट, साथ साथ में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, इन्होंने भी अपनी बातें प्रस्तुत की। इन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात तो जरूरी नहीं है कि आप सब कैटेगराइज करिए। आयोग अलग कह रहा है, सरकार अलग कह रही है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि तर्क वितर्क जब करेंगे तो आपको हर एक का पक्ष बताना होगा। तो जो हमारे आयोग हैं उन्होंने कहा कि ऐसे किसी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे काम के लिए ना संविधान संशोधन करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो संविधान संशोधन की ज़रूरत क्यों नहीं है, उसके पीछे इन्होंने तर्क दिया संविधान का अनुच्छेद 16(4). संविधान का अनुच्छेद 16 क्या कहता है? कहता है कि अगर आप लोक नियोजन का कोई भी काम करेंगे तो बिना भेदभाव के करेंगे, सब लोग समान होंगे। लेकिन इसका जो 4th क्लॉज है वो यह कहता है कि बिना भेदभाव के करेंगे, लेकिन अगर आपके राज्य में कोई अधिक पिछड़ा है और आप चाहते हैं कि उसको रिजर्वेशन के माध्यम से या कोई हेल्प के माध्यम से आप बाकियों के समान लाएंगे, तो यह काम भी आप कर सकते हैं। यानी कि पिछड़े लोगों को आप सहायता देंगे या रिजर्वेशन दे सकते हैं, यह अनुमति है। तो आयोग का यही कहना है कि जब पहले ही संविधान कहता है कि पिछड़े लोगों के लिए काम हो जाएगा, तो क्या ज़रूरत है बाकी चीज़ों की, है ना। कोई संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं आयोग ने यह भी माना कि देखिए, जो पिछड़े लोग हैं ना, वो बहुत अधिक पिछड़े हैं, और अगर आप कोई योजना या कोई विशेष प्रावधान करते तो ज़रूरी नहीं है उन लोगों तक योजनाएं पहुँचे, स्कीम पहुँचे, या फिर वे लोग अपने उन हितों के अंदर प्रतिनिधित्व कर पाए या अपने उस परसेंटेज का प्रतिनिधित्व कर पाए। यह सब भी संभव नहीं है। तो इन सभी बातों का कोई लाभ नहीं है। सरकार को एक दूसरा दृष्टिकोण देखना चाहिए रिजर्वेशन के अलावा, जिससे कि जो हमारी योजनाएं हैं या जो लाभ है वो डायरेक्ट उन लोगों को हिट करें और उनकी उन्नति हो, उनकी प्रगति हो। यदि ऐसा कुछ हो सकता है तो अच्छी बात है। ये बातें कौन कह रहा है? आयोग कह रहा है। सरकार का पक्ष मुख्य रूप से रिजर्वेशन केंद्रित है। मैंने बताया रीजन क्या था? रीजन था आपका वोट बैंक। इतना क्लियर है आप लोग को? तो यह पूरा सिस्टम है हमारे देश में, और ये पूरा तर्क वितर्क चला। तो अब तक मैंने आप लोग को क्या बताया कि देखिए, पहले हमारे देश में स्थिति क्या रही, पूरा देश का स्टेटस क्या बना, ठीक है। स्टेटस में स्टेट गवर्नमेंट्स क्या चाहती हैं और क्यों चाहती है, मैंने रीज़न बता दिया। वहीं साथ साथ मैंने आपको यह भी बता दिया कि स्टेट गवर्नमेंट के अलावा हमारी जुडिशरी क्या कहती है, ठीक है। ठीक, मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट का तर्क कर सकते हैं, तो करने के आधार वगैरह क्या है। साथ साथ इन्होंने यह भी माना कि देखिए, आधार के रूप में ज़रूरी है कि आप जनगणना करवा लीजिए, सर्वे करवा लीजिए। जैसा कि हमने देखा कि बिहार गवर्नमेंट ने जितना भी काम किया मुख्य रूप से सर्वे के आधार पे किया, उसने सर्वे को बेस बनाया, तब सारे निर्णय लिए। तो आधार क्या क्या रहेंगे आपके पास, इस चीज़ पे भी नज़र रखनी है आपको, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या उससे रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या आर्टिकल्स हैं, वो समझ लिए हम लोगों ने। इसके अलावा अंत में हमने ये भी देखा कि जो हमारे
कम्युनिटी वाले कमीशन है उनका क्या कहना है। तो हर एक चीज़ मैंने आप लोग को पूरी तरह समझा दी है, अच्छे से क्लियर है। एक अच्छा खासा मेंस में आंसर अगर आपको लिखना पड़े ना तो आप इसके आधार पर लिख सकते हैं। और रही बात प्री की, तो एक इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को मैंने शुरू में दिखाया था। अब आपको क्लियर हो गया तो जल्दी से अपना आंसर कुछ नहीं बस कमेंट कर देना है। क्लियर है इतनी बात सभी लोग को। तो बस आज की वीडियो में इतनी ही बात। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा और बाकी साथियों तक भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे कुछ खास बातों के साथ, कुछ खास विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।